हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो स्टूडेंट्स, इम्यूनोलॉजी की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस बार हम CSIR नेट के लिए ये सीरीज़ ला रहे हैं। ठीक है, तो MSc के लिए भी यूज़फुल है बहुत ज़्यादा। तो इस वाली वीडियो में हम ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इम्यूनोलॉजी का और इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इम्यून सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वाली सीरीज़ में हम आगे बता देंगे बी सेल मैच्योरेशन, टी सेल मैच्योरेशन, वैक्सीन, ग्राफ्टिफिकेशन, सारे टॉपिक है वो 2 या 3 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वाली सीरीज़ जल्दी आ जाएगी। ठीक है, और पहले ही अगर आप सर्च करके इस चैनल पे आए हैं तो सेल सिग्नलिंग की भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी चैनल पे जाके देख लेना, बहुत ही यूज़फुल होगी आपके लिए। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज कर देना, नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आराम से देखिए, वीडियो को एंजॉय करिए। ठीक है, ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम जैसे कि आप सभी जानते हो 2 प्रकार के होते हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडॉप्ट इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये लाइफ में जैसे जैसे नए न्यू एंटीजन आते हैं, पैथोजन आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अडॉप्ट होती जाती है। लेकिन जो इनेट इम्यूनिटी है वो जन्म से ही है, वो इम्यूनिटी है वो हमारे शरीर में आ जाती है फ्रॉम बर्थ। ठीक है, और जो इसका रिस्पॉन्स है वो क्विक रिस्पॉन्स होता है इनेट इम्यूनिटी का। और ये हम ग्राफ देख सकते हैं दोनों का। इसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है वो लॉन्ग होता है, प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स। और इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं जैसे कि ये है एकदम अचानक से ये ऊपर जा रहा है, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा है, स्पीड से है, शॉर्ट ड्यूरेशन का। ठीक है, और इसमें धीरे धीरे है वो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, और इनेट इम्यूनिटी में नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है वो नहीं होती है, लेकिन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है वो एक्वायर्ड मेमोरी में होती है। ठीक है, और ये लेस स्पेसिफिक होता है इनेट इम्यूनिटी, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो मोर स्पेसिफिक होता है। और इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर आते हैं जैसे कि स्किन है, और जो कि हमारे पसीने हैं, जो कि स्वेट, उसमें जो एंजाइम होते हैं वो भी इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। ठीक है, म्यूकस है, जो सलाइवा, लार, हेयर, वो सारे फिजिकल बैरियर है वो इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। और केमिकल बैरियर है वो भी इनेट इम्यूनिटी में आते हैं, साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, वो सब। ठीक है, और कम्प्लीमेंट प्रोटीन हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो वो भी है इनेट इम्यूनिटी में ही आते हैं। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होते हैं वो बी सेल एंड टी सेल है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आते हैं। और बी सेल है वो ह्यूमरल मीडिएटेड होते हैं, और जो टी सेल है वो सेल मीडिएटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि TH, TC एंड TR कुछ एग्जांपल है टी सेल के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी में जो सेल्स है वो कैसे बनती है और किस प्रकार की होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी इम्यून सेल्स है वो न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, और जैसे दे रिलीज साइटोकाइंस और इम्यूनोग्लोबिन। साइटोकाइंस और इम्यूनोग्लोबिन है वो रिलीज़ करती है सेल्स। ठीक है, इंटरल्यूकिन हो गया, और इम्यूनोग्लोबिन के बारे में हम पढ़ेंगे। इम्यूनोग्लोबिन की स्ट्रक्चर होती है IgM, IgG। ठीक है, वो सारी हम देखेंगे आगे। और जैसे कि ब्लड कॉन्टैक्ट में जैसे कि 2 होते हैं, सेल और प्लाज्मा। ठीक है, सेल्स में RBC और WBC होती है, लेकिन जो RBC वो न्यूक्लिएटेड नहीं होती है, और RBC है वो इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं लेती है, इम्यून सेल नहीं है RBC। और सेल्स में WBC है वो इम्यून सेल्स है, और प्लाज्मा तो है ही। ठीक है, और WBC है उसमें भी 2 प्रकार की है वो पाई जाती है, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स होती है। ठीक है, इसमें ग्रेनुल्स टाइप में कुछ होता है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट्स में बेसिलोफिल और इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, और WBC है ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट में डिवाइड होती है। ठीक है, और एग्रेनुलोसाइट टाइप में है वो कौन कौन सी आती है, मोनोसाइट
और लिम्फोसाइट है वो आते हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट है उसमें भी बी सेल और टी सेल है वो लिम्फोसाइट में आते हैं। ग्रेनुलोसाइट होती है बी सेल और टी सेल, ठीक है। फिर आता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये है सेल सरफेस मार्कर है और बहुत सारे सीडी है वो मार्कर है वो पाई जाती है सेल्स के ऊपर, और इसके अकॉर्डिंगली हम सेल का पता लगा सकते हैं कौन सी सेल है, ठीक है। तो आगे बहुत सारी सेल आएंगी जिसमें अलग अलग है वो सीडी मार्कर होने की वजह से वो अलग अलग सेल है वो होती है, ठीक है। वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ग्रेनुलोसाइट में जो जो हम आए हैं उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। और इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, नाम से ही पता चलता है, और स्टेन हो सकते हैं ये, और मल्टी लोब होते हैं ये तीनों, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल मल्टी लोब होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये मल्टी लोब दिखा रहा है ना। तो इस प्रकार से मल्टी लोब होती है। और न्यूट्रोफिल है वो स्टेन विथ नेचुरल डाई, वो न्यूट्रोफिल है वो स्टेन हो सकती है नेचुरल डाई जो कि है हीमेटोटॉक्सिन, तो उससे है वो स्टेन हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यूट्रोफिल है वो किस से स्टेन होता है, तो वो होता है नेचुरल डाई, और नेचुरल डाई भी कौन सी, हेमेटोटॉक्सिन। और ग्रेन्यूल वो कंटेन कौन सा होता है, डिफेंसिन, ओके। तो ये है न्यूट्रोफिल्स में ये दिखा रखा है, इसमें आईजीजी रिसेप्टर होता है न्यूट्रोफिल्स में। आईजीजी रिसेप्टर जिस भी सेल में होगा वो फेगोसाइटिक नेचर की होगी, फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है उस सेल के द्वारा होगा, ठीक है। और इसमें इंटरल्यूकिन 8 का रिसेप्टर होता है न्यूट्रोफिल्स में, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, इन्फेक्शन प्लेस होता है उस पर सबसे पहले जाने के लिए ये यूज़फुल होता है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम में मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स है वही होते हैं, ठीक है, मेजर कंपोनेंट होते हैं ये। और बेसोफिल की बात करें जो कि 0.1% से भी कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, और वो है बेसिक डाई से है ये स्टेन हो सकती है, मेथिल ब्लू बेसिक डाई से बेसोफिल, ठीक है। बी से बेसोफिल और बी से बेसिक डाई मेथिल ब्लू, ठीक है, इससे ये स्टेन हो सकता है। और ग्रेन्यूल्स में वो क्या पाए जाते हैं इसके अंदर सेल्स में, बेसोफिल सेल्स में, ग्रेन्यूल्स में हिस्टामिन हो गया, हिपेरिन हो गया, ठीक है। हिस्टामिन मेन तो जैसे एलर्जिक रिस्पॉन्स में है वो हिस्टामिन ही वो होता है उसका कारण, ठीक है। और प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी होता है, और एंटीकोएगुलेटिव। तो हम सिट्रजिन खाते हैं, जैसे कि सिट्रजिन मेडिसिन खाते हैं, तो वो किस प्रकार से काम करती है, वो जैसे कि एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो हिस्टामिन करता है। हिस्टामिन जिस जगह बाइंड हो जाता है ना रिसेप्टर, वहाँ पे क्या होता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तो होता ही है, और खुजली होती है मेन, जैसे कि, और छींकना है वो भी इसी के कारण होता है ना। तो खुजली हो गया, ऐसी एलर्जी की रिस्पॉन्स है वो हिस्टामिन के बाइंड होने से होती है। जब हम सिट्रजिन खाते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो साइट हिस्टिडीन जहाँ पे बाइंड करती है उसकी साइट पे वो सिट्रजिन पहले बाइंड कर जाती है और उसको हिस्टामिन को बाइंड करने से रोकती है, ठीक है, एंटी हिस्टामिन होती है। तो हिस्टामिन को रोकती है बाइंड करने से सिट्रजिन, उसी के जैसा स्ट्रक्चर है वो बाइंड हो जाता है सिट्रजिन, तो हिस्टामिन को बाइंड नहीं होने देती है, तो वो एलर्जी हमें नहीं होती है, उसका बचाव हो जाता है, ठीक है। और नॉन फेगोसाइटिक इन नेचर होता है बेसोफिल, बिकॉज आईजीजी का रिसेप्टर है वो बेसोफिल में नहीं होता, इसलिए ये नॉन फेगोसाइटिक इन नेचर होती है। और इओसिनोफिल हम बात कर लेते हैं, तो इसे एसिडोफिल भी बोलते हैं इओसिनोफिल को, तो एसिडोफिल बोलते हैं, नाम से स्पष्ट होता है, ये एसिडिक डाई है उससे स्टेन होता है, इओसिन है उसे इओसिन भी बोलते हैं डाई को। तो ये इसका डायग्राम इओसिनोफिल का, जैसे कि हम देख रहे हैं बाइलोब्ड न्यूक्लियोइड है इसमें पाया जाता है, ठीक है। आईजीजी इसमें भी होता है इओसिनोफिल में भी, तो ये भी फेगोसाइटिक प्रोसेस दिखाती है, ठीक है। तो कौन सी हो गई हमारे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल फेगोसाइटिक दर्शाती है, ठीक है, और इओसिनोफिल दर्शाती है, लेकिन दर्शाती कौन नहीं है, बेसोफिल है वो फेगोसाइटिक नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। और आईजीई का रिसेप्टर है इसमें, ठीक है। और मेनली इन्वॉल्व इन एंडोसाइटिक पैरासाइटिक इन्फेक्शन मलेरिया जैसे कि हो गया, ठीक है। तो ये इओसिनोफिल है वो इसमें होता है इन्वॉल्व। तो ऑल ब्लड सेल मेड बाय हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल,
तो ब्लड सेल है वो कौन से स्टेम सेल से, हेमोपोइटिक स्टेम सेल है उससे बनी हुई होती है। तो स्टेम सेल क्या होती है, स्टेम सेल भी अलग अलग प्रकार की होती है, जो जैसे कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल है, तो वो सारी प्रकार की है। वो जैसे कि मोरेला स्टेज में है वो यही टोटिपोटेंट स्टेम सेल पाई जाती है, जो कि किसी भी प्रकार के सेल को बना सकती है, किसी भी प्रकार के, ठीक है। तो वही सारी जो है सेल सारी प्रकार की बना सकती है। और प्लूरीपोटेंट, उसके बाद में आते हैं प्लूरीपोटेंट, जैसे कि ये जैसे कि डायग्राम देख रहे हो, इसकी ये बाहरी लेयर वाली सारी सेल्स है वो प्लेसेंटा बनाएगी, ठीक है। और अंदर वाली है जो इनर सेलुलर मास वाली, वो फिटस के किसी भी ऑर्गन की सेल बना सकती है। तो ये प्लूरीपोटेंट है, ठीक है। और मल्टीपोटेंट जैसे कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है वो ब्लड की सारी सेल को बनाएगा। और यूनिपोटेंट स्टेम सेल वो होगी जो ओनली एक इंडिविजुअल सेल है उसका ही फॉर्मेशन करती रहेगी। जैसे स्किन सेल है वो ओनली डिवाइड होगी तो वो स्किन सेल में ही डिवाइड होती है, ठीक है। और हिमोपोइटिक है वो, और कौन सा ऑर्गन है वो किस स्टेज में है, वो कौन सा है वो हिमोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करता है वो देख लेते हो। तो 0 से 2 मंथ के ड्यूरेशन में योक सेल है वो हिमोटोपोइटिक स्टेम सेल का काम करती है, ठीक है। और 2 से 3 मंथ के ड्यूरेशन में जो लीवर है वो हिमोटोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। हिमोटोपोइटिक मतलब ब्लड सेल्स है वो उसमें बनती है, ठीक है। 3 to 5 मंथ ड्यूरेशन में लीवर, और प्लस में स्प्लीन भी है, ये भी हिमोटोपोइटिक इसमें भी ये काम करने लगता है, ठीक है। 5 to 6 मंथ के ड्यूरेशन में लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो है, बोन मैरो में भी ये हिमोटोपोइटिक स्टेम सेल है, ये इस काम करने लग जाता है। बोन मेरो भी, इसमें भी ब्लड सेल फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है। और 6 मंथ के बाद में पूरी लाइफ टाइम है वो बोन मेरो है, उसमें है इस काम होता है हिमोटोपोइटिक स्टेम सेल वहाँ पे होती है, ठीक है। और बोन मेरो में भी अगर हम देखें तो 20 ईयर तक लीबिया एंड फेबुला जो कि पैरों की हड्डी होती है वहाँ पर ये होता है, ठीक है। और 20 ईयर के बाद में लाइफ टाइम तक है वो वर्टिब्री, और उससे ज़्यादा स्टर्नम में, उससे ज़्यादा रिब्स में है, इसका है वो उपस्थिति या फॉर्मेशन है वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। और बोन मेरो आप सभी को पता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इम्यूनो सिस्टम का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और सेकेंडरी अगर लिम्फोइड ऑर्गन हम देखें तो वो है हमारा लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड गाल्ट हो गया, बाल्ट हो गया, माल्ट, जैसे कि इसका पूरा नाम क्या होता है, जैसे कि म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, ऐसे इनका भी नाम है। स्प्लीन है वो, स्प्लीन में भी हमें दो होती है, रेड पाल्प होते हैं और वाइट पाल्प दो देखी जाती है। जिसमें रेड पाल्प में है वो आरबीसी और मैक्रोफाज होते हैं, ठीक है। और वाइट पाल्प है उधर होते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और रेड पाल्प की तरफ है यहाँ पे वो है आरबीसी है, उसका डिग्रेडेशन है और मृत्यु बोले तो, ठीक है, वो वहीं पे होती है स्प्लीन में रेड पल्प की ओर, ठीक है। इसीलिए उसको ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। तो यही एक रीज़न है। और वाइट पल्प है उधर एंटीजन का ट्रैप वहाँ पे होता है वाइट पल्प की तरफ स्प्लीन में, ठीक है। अब बात करते हैं, एंटीजन न्यू टॉपिक आया है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इम्यूनोजन और एंटीजन ये दोनों एकदम डिफरेंट थिंग है, दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। इम्यूनोजन क्या होती है, वो एक सब्सटेंस या पार्टिकल विच इंक्लूड इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर बाइंडिंग टू इम्यून सिस्टम, ओके। तो जो भी जैसे कि पार्टिकल होगा, ठीक है, वो अंदर मान लो शरीर में आएगा तो वो शरीर में आके इम्यून सिस्टम पे बाइंड होके उन इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा, ठीक है। और इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा वो होगा इम्यूनोजन। जबकि जो एंटीजन होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स है वो नहीं दिखाता है। हेप्टन क्या होता है, हेप्टन इम्यूनोजन नहीं होता है, हेप्टन ये एक एंटीजन होता है, ठीक है। और 1 किलो डाल्टन से कम होता है, ठीक है। और वो एंटीजन की तरह काम करता है। अगर इसको मान लो हम कैरियर प्रोटीन है वो ऐड करके उसको एक ऑप्टिमम है वो उचित एक मोलिकुलर वेट का हम अगर बना देंगे कैरियर प्रोटीन जोड़कर हेप्टन के ऊपर, तो वो इम्यूनोजन की तरह काम करेगा, फिर वो भी है ना इम्यून रिस्पॉन्स है वो दिखाएगा, ठीक है। बिकॉज ये एक किलो डाल्टन से कम होता है हेप्टन, इसलिए वह अंदर जाएगा तो वो बाइंड नहीं हो पाएगा इम्यून सिस्टम से और रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा,
ठीक है, नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये इम्यूनोजन नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर अगर हम कैरियर प्रोटीन है वो ऐड करके उसका एक जो मोलिकुलर वेट है 1 किलो डाल्टन से बहुत ज़्यादा 5 किलो डाल्टन से मतलब ऑप्टिमम मोलिकुलर वेट है उसका बना देंगे हम, फिर अगर वो अंदर जाएगा तो वो इम्यून रिस्पॉन्स देगा, तो वो होगा इम्यूनोजन की तरह बाद में काम करेगा। ठीक है, और एडजुवेंट है वो क्या होता है, वो एंटीजन को स्लो रिलीज कराता है एडजुवेंट। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोलॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कराने के लिए, ठीक है, वो स्लो रिलीज कराता है एडजुवेंट। और इसके एग्जांपल है फ्रूट्स कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट एंड माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, और एंटीजेनिसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो समझ लिया होगा आप होप कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन ठीक है वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, हेप्टन जो कि एकदम कम किलो वाल्टन का होगा। ठीक है, एंटीजन है वो क्या है, लिविंग ज़रूरी नहीं है ऑलवेज लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हो। ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो एक होता है जैसे पैथोजन, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये पैथोजन और एंटीजन में डिफरेंट है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इंटेजेनिसिटी डिपेंड किस पे करती है। एक तो मोलिकुलर वेट पे जो हमने ऊपर भी देखा। ठीक है, कम मोलिकुलर वेट होगा तो उसकी एंटीजेनिसिटी क्या होगी, है ना, वो समानुपाती होती है। अगर कम होगी तो वो एंटीजेनिसिटी उसकी एंटीजेनिसिटी भी कम होगी। ठीक है, अब जैसे कि एक 10 किलो डाल्टन का है मॉलिक्यूल तो वो एंटीजेनिसिटी ज़्यादा दिखाएगा ना, है ना। और 5 से 10 किलो डाल्टन है वो उससे कम दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा। लेकिन 5 से कम है वो तो एंटीजेनिसिटी दिखाएगा ही नहीं, है ना। अब जैसे एरोमेटिक एमिनो एसिड जिसमें ज़्यादा हो, मान लो कोई एंटीजन है प्रोटीन नेचर का, उसमें एरोमेटिक एमिनो एसिड अगर ज़्यादा है तो उसकी एंटीजेनिसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसके भी समानुपाती होता है एरोमेटिक एमिनो एसिड के भी एंटीजेनिसिटी। ठीक है, और अगर फोरिजिनेस मतलब बाहर का कोई है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल कोई सब्सटेंस वो अगर ज़्यादा है तो उससे भी एंटीजेनिसिटी वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ती है जैसे जैसे, तो उससे एंटीजेनिसिटी वो बढ़ती है। ये इसके भी समानुपाती है कॉम्प्लेक्सिटी के भी। ठीक है, और केमिकल नेचर में जैसे कि लिपिड नेचर का होगा तो उसकी सबसे ज़्यादा एंटीजेनिसिटी होगी। ठीक है, प्रोटीन की यहाँ पे हम सबसे कम देखते हैं। ठीक है, सो एक और न्यू टॉपिक आ गया है एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल है वो इसमें कौन सी इन्वॉल्व है, बी सेल मैक्रोफेज, और जो कि उसको डायरेक्ट मार देती है। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल। ठीक है, ये सब है इन्वॉल्व होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में। ठीक है, और एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड है वो एमएचसी, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एमएचसी है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग पेप्टाइड होता है सेल के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर वो डिपेंड होता है। ठीक है, इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, एमएचसी फर्स्ट, एमएचसी सेकंड, एमएचसी थर्ड। ठीक है, जो एमएचसी फर्स्ट है, ठीक है, वो सारी प्रकार की सेल है, उसमें सारी इम्यून सिस्टम की जो जितनी भी सेल होगी और भी अलग प्रकार की जितनी भी सेल होगी उनमें पाई जाएगी। एस्केप मतलब कैंसर और आरबीसी को छोड़कर, कैंसर सेल जो रेपिडली डिवाइडेड होती है उनको छोड़कर, और आरबीसी को छोड़कर सारी ऑलमोस्ट सेल में एमएचसी फर्स्ट है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, और एमएचसी सेकंड है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में ही पाया जाएगा ओनली। ठीक है, ओनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में पाया जाएगा। ठीक है, और एमएचसी अगर थर्ड की बात कर ले तो वो एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं करती है। ठीक है, सिक्रेटरी नेचर की होती है। ठीक है, और एंटीजन प्रेजेंटिंग है वो भी 2 प्रकार से हम देखते हैं। एक तो होता है एंडोजिनस और एक होता है एक्सोजिनस। ठीक है, जैसे हम देखते हैं जैसे कि कोई बैक्टीरिया आता है ना, जैसे कि न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया, हम एक ग्रिफिथ का हम एक एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं जिसमें इस प्रकार से है वो उस अपना डीएनए है या फिर एमआरएनए है वो इंजेक्ट करता है होस्ट सेल में। ठीक है, वो एमआरएनए फिर जाकर है, ठीक है, उसकी मैकेनिज्म से, होस्ट सेल की मैकेनिज्म से उसका ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनकर उसका ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है,
ठीक है। तो उसका फिर प्रोटीन बनकर उसका 26 प्रोटियोसोम से डिग्रेड होकर, ठीक है। तो इस प्रकार की है वो प्रक्रिया होती है, एंडोजिनस प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है एक्सोजिनस, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया या फिर उसके जो सरफेस प्रोटीन के पार्टिकल है वो आते हैं, ठीक है। तो अब हम एंडोजिनस देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, फिर से देख लेते हैं। मान लो कोई वो वायरस है जैसे कि, ठीक है, वो आता है, ठीक है, वो अपना मान लो सीधा mRNA इंजेक्ट करता है उसका, फिर ठीक है mRNA का ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेगा उसका, तो वो प्रोटीन इसी के नेचर का होगा, ठीक है। तो उसका डिग्रेडेशन होगा तो उसके जो है वो पार्टिकल्स है वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड प्रोटीन के थ्रू ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे, जहाँ पे MHC फर्स्ट के रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे बाइंड होके फिर वहाँ पे भी बाइंड होंगे, अंदर आके है वो गोल्जी, आगे जाके गोल्जी बॉडीज के थ्रू वो उसका जो पेप्टाइड है उसका वो MHC के थ्रू है उसका सरफेस पे प्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसका है ये प्रोटीन है, इसका ही तो कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका है वो प्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब आगे जो है फर्दर एक्टिविटी होगी, ठीक है। ठीक है। तो आगे भी जैसे कि TH सेल आ गया, मान लो इसको फिर रिकॉग्नाइज कर लेगा, फिर वो TH सेल है वो इंटरल्यूकिन है वो सिक्रेट करेगा, ठीक है। फिर वो इंटरल्यूकिन है, ठीक है, वो इसी के इंटरल्यूकिन के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो उनके बाइंड करके आगे फर्दर एक्टिविटी है वो होगी, ठीक है। प्रोलिफिक उसी के जैसे कि ठीक है B सेल प्रोलिफरेशन, आगे फर्दर एक्टिविटी होगी, आगे देखेंगे हम डिटेल में। तो नेक्स्ट हम वो एक्सोजिनस देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है मोस्टली बैक्टीरिया से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के सरफेस पार्टिकल या फिर बैक्टीरिया है वो अंदर आया, ठीक है। तो वो एंटीजन है, ठीक है, उसका डिग्रेडेशन होगा उस प्रोटीन का, ठीक है, एक प्रकार से। तो लाइसोसोम है, उसका लाइसोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। तो उसके वो पार्टिकल है वो उसी तरह है, ठीक है, वो जाएंगे गोल्जी बॉडी में, जहाँ पे जैसे कि ये MHC सेकंड है उसका रिसेप्टर होता है, उसके ऊपर जो पहले तो है सेल्फ पेप्टाइड है वो बाइंड हुआ रहता है नॉर्मली, सारी जो इन प्रकार की सेल है उनमें MHC सेकंड पे नॉर्मली अगर वो रहता है तो वो उसका सेल्फ पेप्टाइड है वो बाइंड रहता है, ठीक है। और जैसे ये एंटीजन के जो है पेप्टाइड आते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वो सेल्फ पेप्टाइड है वो हट जाता है और वो है एंटीजन का है वो पेप्टाइड फिर यहाँ पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये इसको क्लिप बोलते हैं, क्लिप रिमूविंग, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आगे जाकर है, इसी प्रकार से ये आगे सरफेस पे ये बाइंड हो जाती है, ठीक है। बैक्टीरियल प्रोटीन ये यहाँ पे बाइंड है MHC सेकंड पे, तो इसका इस प्रकार से एंटीजन का प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है छोटी सी, जैसे कि ये एंटीजन है, एंटीजन के ऊपर जैसे कि जो है जैसे कि कोरोना वायरस में भी जैसे कि जो ऊपर है जो प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको हम आइसोलेट करके उसकी वैक्सीन बनाते हैं, तो वो पार्ट है जो पार्ट है वो बाइंड करता है अपने रिसेप्टर पे, एंटीजन का वो पार्ट कहलाता है एपिटोप, ठीक है। और जो हमारी एंटीबॉडी है जहाँ पे जिस सेल की वहाँ पे जो बाइंड होता है जैसे वो पेराटोप होता है, ठीक है, वैलेंसी ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो अब हम ग्लोबिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी जो कि एंटीबॉडी होती है, ठीक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, ठीक है। IG तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, स्ट्रक्चर वो सारी हम देखेंगे इसमें, IgG, IgG, IgA, IgE, तो वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो ये रिलीज बाय प्लाज्मा सेल जैसे कि B सेल, तो इन सेल के द्वारा है ये रिलीज होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। और ये सीरम, तो सीरम क्या होता है, जैसे कि प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में अगर हम जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर होते हैं 1, 3, 5, 8, तो वो क्लोटिंग फैक्टर है उसको हटा देते हैं प्लाज्मा में से, तो वो जो सीरम है वो सीरम बचता है, ठीक है। तो वहाँ पे होती है ये सेल्स, ठीक है। और एक प्रकार से एंटीबॉडी है जहाँ पे वो है एंटीजन है वो यहाँ पे बाइंड होता है, ठीक है, वेरिएबल रीजन की तरफ, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, हम इसकी बात करें तो, ठीक है। तो ऊपर की तरफ है वो लाइट चेन होती है, जैसे कि ये है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ठीक है। और नीचे वाला है जो ये वाला जो है ये है हेवी चेन, ठीक है। ऊपर वाली है ये लाइट चेन है, ठीक है। और ये है हेवी चेन, ठीक है। तो ये वेरिएबल नहीं होता, तो ये कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन है ये वाला,
ठीक है। और ये है वेरिएबल हो सकता है, चेंजेबल हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंटीजन। तो इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन है वो बाइंड होते हैं यहाँ पर वेरिएबल रीजन की तरफ, ठीक है। तो ये हैवी रीजन का वेरिएबल रीजन है, ठीक है। और ये कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, सॉरी लाइट चेन है ये वेरिएबल रीजन का, और ये है लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन, और ये भी लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन हो गया, ठीक है। और ये वेरिएबल रीजन हो गया लाइट चेन का, ठीक है। और यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ये हिंज रीजन होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हिंज रीजन होता है, ठीक है। और ये कुछ ध्यान रखने वाली बात थी। और यहाँ पे दो हेवी चेन हमें दिखाई दे रही है, वो 440 एमिनो एसिड की होती है, और इसका आधा कर लो वो लाइट चेन का हो जाएगा। दो लाइट चेन है जैसे, उसका 220 एमिनो एसिड की दो लाइट चेन हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। और वेरिएबिलिटी इन कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन, तो वहाँ पे एंटीबॉडी है वो बाइंड करती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही एंटीजन वहाँ पे बाइंड करता है। लेकिन जो वेरिएबिलिटी ऑफ कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन है, जो कि ये कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन है, इसके अंदर जो वेरिएबिलिटी होगी उसके कारण है वो जो अपनी एंटीबॉडी है उसका टाइप है वो डिपेंड करेगा। IgG होगा, IgM होगा, या IgA होगा, या IG, बिकॉज आगे हम देखेंगे पेंटागोनिक होगा या डाइमर होगा, तो वो इसके कांस्टेंट रीजन ऑफ जो ये हेवी रीजन है उसके अंदर है वो चेंजेबल या वेरिएबिलिटी होने के कारण ये एंटीबॉडी का टाइप है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। और वेरिएबिलिटी इन कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन IgE, तो लाइट चेन है का उसका कांस्टेंट रीजन, तो ये जैसे कि ये है, ठीक है। तो कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, इसके अंदर वेरिएबिलिटी के कारण क्या पता चलेगा इसका इम्यूनोग्लोबिन का ये कप्पा प्रकार की है या लेमडा प्रकार की है, वो इससे पता चलेगा। किससे? कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन की वेरिएबिलिटी, इसके अंदर वेरिएबिलिटी के अंदर आने के कारण हमें पता चलेगा कि ये अल्फा कप्पा है या लेमडा, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबिलिटी ऑफ ये तो वेरिएबल रीजन होता ही है, यहाँ पे एंटीजन है वो बाइंड होता है, ठीक है। तो ये पता चलेगा कप्पा होगा या लेमडा, ठीक है, वेरिएबिलिटी इन कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन के कारण। तो पीछे हमने देखा तो वो जो IG चेन है वो किससे डाइसल्फाइड द्वारा वो लिंक्ड थी, ठीक है। तो एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा वो लिंक्ड रहती है। उसमें भी इंटर और इंट्रा दो प्रकार के डाइसल्फाइड वो होते हैं, ठीक है। इंट्रा जैसे इंट्रा मोलिकुलर, और जैसे हम बोलते हैं तो इंट्रा मतलब विद इन, ठीक है, उसके अंदर ही, मतलब हैवी और हैवी के बीच में जो होता है वो इंट्रा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि इंटर बोलते हैं दो के बीच में, तो मतलब हैवी और लाइट के बीच में अगर वो डबल सल्फाइड बॉन्ड है तो वो इंटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हिंज रीजन, जो हमने देखा था जहाँ पे जो सल्फाइड बॉन्ड था, ठीक है। तो वो 10 से 62 एमिनो एसिड का होता है, ठीक है। 10 से 62 एमिनो एसिड का वहाँ पे हिंज रीजन होता है, ठीक है। और वो रिच इन होता है IgG और AD, उसमें क्या रिच होता है CH1 और 2 और 3 डोमेन है वो IgG, IgA, IgD में ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हिंज रीजन में, ठीक है। CH1 डोमेन, CH2 डोमेन, CH3 डोमेन, ठीक है। और IgM और IgE में हिंज रीजन होता नहीं है, ठीक है, नहीं होता है। IgM और IgE में हिंज रीजन नहीं होता है, ठीक है। उसमें हिंज रीजन की तरह हिंज रीजन के अलावा एक्स्ट्रा CH4 डोमेन होगा, ठीक है। IgM, IgE और में, ठीक है, CH4 एक्स्ट्रा डोमेन होगा। और ग्लाइकोसाइलेशन मतलब जैसे वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि ओलिगोसेकेराइड हो गया, मतलब 10 तक कार्बन की जो है शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे ऐड रहते हैं, तो वो कोवेलेंटली ऐड रहते हैं, वो CH2 डोमेन है उसकी तरफ, जैसे कि हिंज रीजन की तरफ ये होते हैं, हमने देखा IgG, IgA, IgD में, ठीक है। तो वहाँ पे ये ग्लाइकोसाइलेशन है वो ओलिगोसेकेराइड है वो ऐड रहता है। तो उसके कारण होता है क्या, सोल्युबिलिटी उसकी और एंटीबॉडी की और फंक्शनलिटी है वो बढ़ जाती है उसके कारण, ठीक है। बिकॉज ये तो हाइड्रोफिलिक होता ही है, इसके कारण सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज।
तो यहाँ पे हम क्लीवेज में दो प्रकार के एंजाइम से हम देख रहे हैं, पेप्सिन और पेपेन। तो इससे अगर हम ट्रीट कराएंगे एंटीबॉडी को तो वो किस प्रकार से है वो डाइजेस्ट करेगा, कितने खंडों में फ्रेगमेंट में बांटेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम पेपेन देखते हैं, पेपेन से अगर हम ट्रीट कराते हैं तो जो कि एरोमेटिक एसिड प्रोटीन है, ठीक है। तो सॉरी, एरोमेटिक एसिड प्रोटीन पर ये प्रोटीएज एक्टिविटी है वो दिखाता है, ठीक है, पेपेन। तो ये एरोमेटिक एसिड पे दिखाता है। तो इससे होता क्या है, तो दो फ्रेगमेंट है वो बनेंगे। एक तो ये देखो ये वाला होता है एफसी। तो एक तो है ये यहाँ पे हिंज रीजन है, यहाँ पे वो कट लगाता है पेपेन, और उसके अलावा नहीं लगाता है। इसका मतलब यहाँ पे नहीं लगाएगा तो एक तो ऊपर वाला है, मतलब दो, एक तो ये और एक ये, तो दो तो ये अलग हो जाएंगे और एक नीचे वाला ये रीजन है ये अलग हो जाएगा। तो एक तो ये एफ सी रीजन ये अलग हो जाएगा, यहाँ पे कट लगाएगा ओनली पेपेन। तो एक ये एफ सी है वो बन जाएगा, और ये दो है ये एफ ए बी एंटीबॉडी वाले दो वेरिएबल वाले, ठीक है। तो ये दो फ्रेगमेंट, तो ये बन जाएंगे दो फ्रेगमेंट, और नीचे एक है वो कांस्टेंट वाला ये फ्रेगमेंट है वो बन जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप, एक जगह ही काटेगा पेपेन तो यहाँ पे एक ये बनेगा, दो ये बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम पेप्सिन है इससे क्लीव करेंगे तो ये क्या करता है, ये सिस्टीन प्रोटीएज है, सिस्टीन पर है वो क्लीवेज करता है सिस्टीन रेसिड्यू पर, ठीक है। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, जो एंटीबॉडी वाले रीजन है जैसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे काटता है, पूरा फिक्स यहाँ पे भी नहीं काटता है। तो ये ऊपर वाला पूरा है ये ऐसा कैसा अलग हो जाएगा, मतलब एक फ्रेगमेंट है वो इसमें एंटीबॉडी दोनों वाले होंगे तो ये पूरा अलग हो जाएगा एक, ठीक है। और लेकिन ये नीचे, इसके नीचे बहुत सारे अनंत है वो कट लगाते जाएगा ये एंजाइम पेप्सिन है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सिस्टन होता रहता है तो ये ऐसे कट लगा देगा बहुत सारे। तो ये कांस्टेंट वाले रीजन है उसका फ्रेगमेंट है वो बहुत सारे बन जाएंगे, मतलब एन फ्रेगमेंट ऑफ कांस्टेंट रीजन है वो कटेंगे पेप्सिन से, ठीक है। तो थोड़ी सी और प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं, बाद में हम डिटेल से वो आज इम्यूनोग्लोबिन के अलग अलग प्रकार के वो देखते हैं। तो जो जैसे कि ये कॉमन स्ट्रक्चर है वो हमने पहले भी देखी, उसमें वेरिएबल ऑफ लाइट चेन और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ लाइट चेन रीजन होता है, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल ऑफ लाइट चेन है वो होता है, ठीक है। तो ये हमने पहले भी देखा, ठीक है। और ये पूरा जो है हेवी चेन वाला है वो है वेरिएबल ऑफ, ठीक है। यहाँ पे है इतना वेरिएबल ऑफ हेवी चेन, ठीक है। और तो मेन बात जो हम यहाँ पे देखेंगे वो क्या है, जो CDR जो हमने पहले डिस्कस किया, सरफेस मार्कर होते हैं जो कि क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वो भी इसमें है। इतने जो वेरिएबल रीजन जो होता है ना लाइट और जो हेवी वाला, तो उसमें के अंदर है ये सरफेस मार्कर है वो CD है जो वो पाए जाते हैं। जैसे कि ओनली ये एक अगर देखें तो ये वाला ये है, तो इसमें कौन सा सरफेस मार्कर हुआ है वो है तो HVR फर्स्ट, HVR सेकेंड एंड HVR थर्ड है वो, जैसे कि ये 3 प्रकार के हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी 25 से 30 एमिनो एसिड के बीच में, ठीक है। और 50 से 55 एमिनो एसिड के बीच में HVR सेकेंड, और 95 से 103 एमिनो एसिड के बीच में है वो HVR थर्ड होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें इस वाले में, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की 3 HDR है वो, HVR फर्स्ट, HVR सेकेंड, HVR थर्ड है वो एक में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 है, तो टोटल कितने होंगे 12 टोटल CDR है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 12 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन में, ठीक है। जो कि जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जो कि ये रीजन एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन है वो बाइंड कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है वहीं पे तो बाइंड करता है। जैसे कि हम DNA में भी देखते हैं, एक स्ट्रैंड पे जैसे कि A होता है तो दूसरी स्ट्रैंड पे क्या होगा T होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंटीजन के यहाँ पे बाइंड हो सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल हो गया ना, ठीक है। तो ये हाइपर वेरिएबिलिटी रीजन हो गए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं IgG से। IgG जो कि मोनोमेरिक होता है, मतलब ऊपर जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर देखी है, ऐसे एक सिंगल प्रकार की होती है इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी, तो ये मोनोमेरिक होती है, उसके साथ अनदर ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। आगे हम डाइमेरिक भी देखेंगे, पेंटामेरिक भी देखेंगे, लेकिन ये मोनोमेरिक होता है IgG, ठीक है। मतलब मोनोमेरिक है, ठीक है। इसका मतलब वैलेंसी कितनी होगी 2, उसके ऊपर जो हमने देखते हैं वेरिएबल उस है ना, उसके अकॉर्डिंग तो 2 वैलेंसी होगी, ठीक है।
और इंट्रा एंड एक्स्ट्रा ये वेस्कुलर होते हैं, ठीक है। और CH3 डोमेन में वेरिएबिलिटी से ये होते हैं G1, G2, G3 और G4 टाइप के ये हो सकते हैं। G1 IgG1, IgG2 एंटीबॉडी, IgG3। तो इस प्रकार से C3 जो हिंज रीजन में जो डोमेन होता है उसके अंदर वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग इसके भी टाइप होते हैं, ठीक है, फर्दर टाइप होते हैं ये। तो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट है IgG3 का होता है, ठीक है। और बाकी का जो है G1, G2, G4 है उनका वो बराबर होता है मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया IgG3 का। और लाइफ स्पेन है वो उसकी 23 ऑलमोस्ट 23 डेज होती है IgG की, ठीक है। तो ये जब भी सीक्रेट होगा IgG एंटीबॉडी और उसके रिसेप्टर पे बाइंड रहता है तो वो 23 दिन तक रहता है। और उस जिस एंटीजन के अकॉर्डिंग ये रिलीज हुआ है तो वो एंटीजन अगर 23 दिन के अंदर अंदर आएगा तो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है वो दिखा देगा। बाकी 23 दिन के बाद में वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी लाइफ स्पेन है 23 डेज। और IgG है वो प्लेसेंटा है वो उसको क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो फिटस में बाहर से जो भी मदर से जो एंटीबॉडी अगर कोई आएगी तो वो सबसे पहले IgG ही आएगी, बिकॉज ये ही क्रॉस कर सकती है, ठीक है, फिटस को, ठीक है। और IgG क्रॉस करती है, लेकिन IgG का जो फर्दर हमने टाइप देखा था उसमें IgG2 जो वाला टाइप था वो क्रॉस नहीं कर सकता, उसको छोड़कर सारी जो IgG है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना है। ये भी IgG2 नहीं कर सकता है, बाकी IgG है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, ठीक है। और प्ले रोल इन क्रोनिक इन्फेक्शन है वो, जैसे कि 10 दिन से ज़्यादा होने वाले जो इन्फेक्शन है, ठीक है, रोग होते हैं तो उनमें है वो रोल है इसका होता है IgG का, ठीक है। और मोस्ट अबंडेंट है ये एंटीबॉडी, और ठीक है। और हमने सबसे शुरुआत में ही जो देखा था हमने न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल की जो टाइप देखे थे, तो उसमें जो जिसमें IgG था वो फेगोसाइटिक नेचर का था, तो वो ठीक है, तो उसमें फेगोसाइटिक में होगा, ठीक है, रोल इसका। तो नेक्स्ट हम अगर IgM देख लेते हैं, IgM एंटीबॉडी के बारे में देखते हैं। तो IgM मोनोमेरिक नहीं होती है, ये पेंटामेरिक होती है। मतलब उसमें ओनली एक हमने देखा था सिंपल प्रकार का, लेकिन इसमें 5 प्रकार के, देखो एक तो ये हो गया है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये पेंटामेरिक होते हैं। इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। और यहाँ पे इसमें इन दोनों के बीच में, 2 के बीच में ये J चेन है वो पाई जाती है। J चेन है उसका रोल क्या होता है, पॉलीमराइजेशन के अंदर इसका रोल होता है, तो J चेन इसमें पाई जाती है IgM में। तो जो M की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जो कि 10 दिन से कम चलने वाले होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होता है IgM। जबकि हमने IgG पढ़ा था वो क्रोनिक इन्फेक्शन में 10 दिन से ज़्यादा चलने वाले इन्फेक्शन में काम आ रहा था, लेकिन जो IgM है वो एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होते हैं 10 दिन से कम चलने वाले उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम इसमें होते हैं, जैसे इसमें भी IgM है और IgG दोनों होते हैं, लेकिन IgM है वो सबसे ज़्यादा पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम हम आगे देखेंगे पूरा सीरीज वाइज, ठीक है, इसी वीडियो में, तो वो आगे हम देखेंगे। तो उसमें ये ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एक्टिवेटर, पोटेंट एक्टिवेटर होता है। और नियोनेट सिंथेसिस ऑर्डर, तो नियोनेट में सबसे पहले है वो IgM का सिंथेसिस होता है, ठीक है, फिटस में जैसे कि, ठीक है। और तो हमने देखा कि IgG है वो तो प्लेसेंटा से क्रॉस होकर सबसे पहले आता है बाहर से, लेकिन जो सिंथेसिस है वो सबसे पहले IgM का होता है, ठीक है। और ये ऑर्डर है, सबसे पहले IgM का होता है, फिर IgD का होगा, फिर IgG का, फिर IgE का, फिर IgA का। तो IgA की बात कर लेते हैं। IgA डाइमेरिक होता है, ठीक है। तो IgA डाइमेरिक होता है, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, ये सिक्रेटरी कंपोनेंट है जो ये दिखा रखा है, तो ये सिक्रेटरी कंपोनेंट है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज साइट है उससे प्रोटेक्ट करती है ये सिक्रेटरी कंपोनेंट, तो इसको प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज से ये बचाती है सिक्रेटरी कंपोनेंट, ठीक है। और डाईमेरिक होगी तो वैलेंसी अपने आप कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 2 × 2,
ठीक है। अगर पेंटामेरिक में हमने बात की तो उसमें IgM में पेंटामेरिक थी तो उसमें होगी 5 × 2 10 वैलेंसी उसमें होगी, ठीक है, IgM में। ठीक है, तो आगे हम अगर देख लेते हैं तो ये है जैसे कि ये सिक्रेटरी का है, जैसे कि ये कंपोनेंट है जुड़ता है, इसका फॉर्मेशन है ट्रांससाइटोसिस के द्वारा होता है। जैसे कि IgA है वो इधर से, मतलब ट्रांससाइटोसिस क्या होता है, एक तरफ से इधर से आएगी और दूसरी तरफ से इधर से ये निकल जाएगी, सिक्रेटरी प्रोटीन कंपोनेंट है ये जोड़ के, ठीक है। और ये मेजर जैसे कि IgA और IgM दोनों ये मेजर प्रेजेंट कहाँ पे होती है, जो कोस्ट्रम है उस वहाँ पे। तो कोस्ट्रम फर्स्ट जो मदर के फर्स्ट जो मिल्क होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और ये रोल है इसका, मोस्ट रोल है वो इन्फेक्शन, जैसे कि कोलेरा जैसे इन्फेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे है इसका सबसे ज़्यादा रोल होता है, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। और IgD के बारे में बात कर लेते हैं। IgD है वो, उसका फंक्शन अननोन है, ठीक है, अभी तक ज़्यादा फंक्शन है वो पता नहीं लगाया है, तो फंक्शन अननोन है, आप रिसर्च करोगे तब क्या पता लग जाए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट ऑन बी सेल पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ IgM के साथ। और IgE के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसोफिल जो पीछे हमने देखा था डायग्राम में भी, बेसोफिल के ऊपर हमने IgE देखा था, मास्ट सेल पे भी होता है, ठीक है। तो इसका रोल हाइपर सेंसिटिविटी में होता है, ठीक है। और ये मोनोमेरिक होता है, इसके कारण इसकी वैलेंसी है वो 2 हो जाएगी, ठीक है। सो अब बी सेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये डायग्राम है बी सेल और CD, जैसे कि आपको पता है हर एक सेल में जो CD है वो अलग अलग प्रकार की CD के अकॉर्डिंग है वो सेल टाइप देखा जाता है। तो ये इस प्रकार के CDS क्लस्टर ऑफ डिफरेंशियस सेल सरफेस मार्कर है वो बी सेल में पाए जाते हैं। CD19 20 21 22 23 35 and CD40 and CD79B and CD80 86, ठीक है। और ये सिंगल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और CD80 एंड 86। और जो मेजर सरफेस मार्कर है ये बी सेल में है, CD19 और CD20 है मेजर सरफेस मार्कर है, ठीक है। और CD40 और CD79B ये है कस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है, को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है, ठीक है, को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है CD40 एंड CD79B, ठीक है। और जैसे कि बी सेल में आप देख पा रहे हो मेम्ब्रेन बाउंड ये IgM है, IgM का रिसेप्टर, ठीक है, और IgD का, ठीक है। तो ये बी सेल का है। तो अब हम बी सेल फॉर्मेशन मैच्योरेशन, बी सेल मैच्योरेशन एक्टिवेशन है वो हम देखेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ से ही शुरू करेंगे हम बी सेल फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, ठीक है। इस लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बी सेल मैच्योरेशन और टी सेल मैच्योरेशन, वैक्सीन और के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, उसका क्लासिकल एंड अल्टरनेटिव पाथवे, हाइपर सेंसिटिविटी, ग्राफ्ट रिजेक्शन, इन सारे टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा, ठीक है, और कमेंट में और चैनल पे जाके देख लेना। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैंने बोला है, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यह वीडियो पसंद आ गई है तो आपको लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय।